गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं यूपी जीआरसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी का पीवाईक्यू, जो आपके आने वाले पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। यानी विवाह को नातेदारी का स्रोत कहने वाले विद्वान के बारे में पूछा जा रहा है कि वह विद्वान कौन है जिन्होंने कहा कि विवाह जो है नातेदारी का स्रोत है। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू वेस्टरमार्क, इराती कर्वे, बी मेलोनोव्स्की या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो जो डब्ल्यू वेस्टरमार्क हैं उन्होंने विवाह को नातेदारी का स्रोत कहा है। अगला प्रश्न है, फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर। पुस्तक क्या नाम है? फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। यानी जो यह पुस्तक है इसके लेखक कौन है आपको यह बताना है। ऑप्शन है इराती कर्वे, जी आर मदान, टी एन मदान या के एम कपड़िया। तो टी एन मदान जो है वो फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यस्सी दुबे ने निम्न में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है। यानी जनजाति के अध्ययन का नाम पूछ रहा है। किनके जनजाति के अध्ययन का नाम? यस्सी दुबे ने कौन से जनजाति का अध्ययन किया है उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बुंडा, भील, कमार या कोंड। तो एस.सी. दुबे ने जिस जनजाति का अध्ययन किया था उसका नाम कमार था। तो आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। इनके लेखक कौन है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है टी पार्सन्स, आर डी लेंग, डिवेल या इविन बोगेल। तो दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक जो पुस्तक है उसके लेखक आर डी लेग हैं। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है। यानी जो आपका प्रश्न है वह सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन है मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग हैं। यानी जो मुस्लिम हैं वह भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग हैं। या जनजातीय, जो भारतीय सभ्यता है वह जनजातियां जो हैं भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। या जातियां जो हैं वह भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जनजाति है वह भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है। क्या है? जनजातियां जो हैं वो भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है। यह सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपका जो ऑप्शन सी है, बी है, वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की क्या है? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। क्या पूछा जा रहा है कि महुआ में जो संयुक्त परिवार का अध्ययन हुआ था उन परिवारों का जो अध्ययन है वो संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का जो अध्ययन किया गया है वह करने वाले कौन विद्वान हैं। ऑप्शन है कि एम कपाड़िया, नीरा देसाई या आर.पी. देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो आर.पी. देसाई हैं उन्होंने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर.पी. देसाई। यानी जो आपका ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायर कौन है।
आपको बताना है नायर कौन है, वह एक जाति है या जनजाति है या एक मुस्लिम समुदाय है या एक शहर है। तो नायर जो है वह एक जनजाति है। आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? यानी बाजार और संपत्ति की जो स्थिति है उसको सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, इस्माइल दुर्खिम, टी पार्सन या गोल्डहॉफ। तो ये मैक्स वेबर ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो पूरा स्क्रीन पे नहीं आया है, लेकिन जितना आया है उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारक आर कहा गया है। कथन है, ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण बताया गया है, संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों के आधार पे कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। कूट है, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर, ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों ये दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण परिवार में या ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका कारण संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत सफलता का जो श्रेय है वह नहीं दिया जाता, इसको नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? नातेदारी में कौन से शब्दावली, 4 प्रकार की जो नातेदारी बताई गई है उनमें 4 शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। वंश, पीढ़ितर, सपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन। इसका प्रयोग कौन से विद्वान ने किया है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है LH मॉर्गन, GP मर्डॉक, RH लेवी या रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये LH मॉर्गन का विभाजन है। मॉर्गन ने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली दी थी, जैसे वंश, पीड़ित, सपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलन। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, LH मॉर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? ऑप्शन है मात्र पक्षी वंशक्रम, पितृवंशीय वंशक्रम, दोहरा वंशक्रम या सजाति वंशक्रम। तो जो दोहरा वंशक्रम है वह एक पक्षी वंशक्रम नहीं है। दोहरा वंशक्रम समूह एक पक्षी वंशक्रम के अंतर्गत में नहीं आता है। बाकी जो 3 है, पितृ पक्षी वंशक्रम, मातृ पक्षी वंशक्रम, सजातीय वंशक्रम समूह, ये सब क्या है, ये एक पक्षी वंशक्रम के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? यानी नातेदारी का जो मैत्रिक वैवाहिक संबंध है इसके सिद्धांत को किसने बताया है या किसने विश्लेषित किया है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, ASC ट्रांस, AL क्रोबर या T सैनिन। तो सी लेवी जो स्ट्रांग है उन्होंने नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को विश्लेषित किया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार की होती है? किनके अनुसार? डीपी मर्डॉक के अनुसार। तो डीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी जो होती है वह 33 प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशावली प्रविधि संबंधित है किससे? ऑप्शन है जाति समूह से, वर्ग सूचना, जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या मित्रता आधारित सूचना से। तो जो वंशावली प्रविधि है वह वंशावली प्रविधि नातेदारी सूचना से संबंधित है। आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है हिंदू जजमानी व्यवस्था। इनके लेखक पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, W.H. वाइजर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो W.H. वाइजर जो है वो हिंदू जजमानी व्यवस्था जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्या प्रश्न है? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम पूछा जा रहा है किस वर्ष में पारित किया है या किया गया है? वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2007 में या वर्ष 2009 में। तो घरेलू हिंसा से जो महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम है वह वर्ष 2000 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक आदि दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है। आपका ऑप्शन जो बी है 2005 वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध क्या है? ऑप्शन है एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, या अस्वतंत्र चरों पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन, या उपरोक्त में से सभी। तो प्रयोगात्मक शोध जो होता है उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों का नियंत्रण किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है, एवं जो अन्य चर होते हैं उन पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनके परिचालन करने का क्या प्रभाव होगा। तो जो आपका ऑप्शन सी है, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन किया जाता है, वही सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध जो होता है यही होता है। आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। स्वतंत्र चर पर अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन या अवलोकन। अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? क्या पूछा जाता है? मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पुरातत्वविद, अधीनस्थ, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता या अर्थशास्त्री। तो जो मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग होता है वह मुख्यतः अधीनस्थ इतिहासकार द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? यानी जो केस अध्ययन पद्धति है इसको और क्या कहा जाता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। जैविक सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी भी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति समूह, समुदाय, संस्था आदि की संपूर्णता में अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी वह सही हो जाएगा। केस अध्ययन पद्धति को और क्या कहा जाता है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निराधारण, प्रश्नावली का निर्माण, शोध अभिकल्प का निर्माण। तो जो सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण होता है वह उपकल्पना का निर्माण होता है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कल्पना
या कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या कुछ और हो सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? उपकल्पना का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले समाजशास्त्र शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने समाजशास्त्र के शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन है इस्माइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, अगस्ट काम्टे या एच स्पेंसर। तो इस्माइल दुर्खिम ने सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन किया है। उन्होंने आत्महत्या तथा समाज में श्रम विभाजन के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। इस्माइल दुर्खिम सबसे पहले समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गुणात्मक आंकड़े होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है शाब्दिक एवं अलौकिक, सांकेतिक, संख्यांकी विश्लेषित या सारणीकृत। तो जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं वो शब्दावली एवं अलौकिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है शाब्दिक एवं अलौकिक वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाने जा रहे हैं? क्या पूछा जा रहा है? कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सहसंबंध गुणांक के लिए या रिग्रेशन विधि के लिए, मध्य गणना के लिए या काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं वो जो कार्ल पियर्सन है वह सांख्यिकी में सहगुणात्मक आंकड़े के लिए या सहगुणात्मक आंकड़े के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है सहसंबंध गुणात्मक या गुणांक के लिए वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि कौन एक आंकड़ा है जो संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जनगणना, व्यक्तिगत अध्ययन, अवलोकन या इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन। तो इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन जो है इसका जो प्रयोग है वह अभिलेख आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? यानी जो चार है उनमें से तीन माप हैं और एक जो है वह माप नहीं है। तो उसी माप को बताना है जो माप नहीं है। ऑप्शन है माध्यिका, बहुलक या टी टेस्ट। तो टी टेस्ट जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यह एक प्रकार का अनुमात्मक आंकड़ा है, यानी अनुनात्मक आंकड़ा है। तो जो आपका ऑप्शन डी है टी टेस्ट वह सही हो जाएगा। बाकी जो तीन है वह माध्यिका, बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? टी टेस्ट वह सही हो जाएगा क्योंकि यही माप नहीं है, किसका? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अगला प्रश्न है, यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? प्रश्न क्या है? यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप के रूप में किया जाता है? प्रश्न ऑप्शन है प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक या निदानात्मक। तो वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप में जो अध्ययन विषय के संबंध में प्राप्त सभी प्राथमिक तथ्यों का यथावत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह क्या है का वर्णन किया जाता है। तो जो वर्णनात्मक अनुसंधान होते हैं उनमें यह क्या है का प्रश्न किया जाता है। आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? क्या पूछा जा रहा है? सहसंबंध गुणांक का मूल्य
हमेशा किन के बीच होता है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है +2 और -2, 1 और 9, -1 और +1, 1 और 10। तो जो सहसंबंध होता है इसका गुणांक का जो मान है वो -1 तथा +1 के बीच स्थिर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार के निर्देशन में प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर मिलता है उसे क्या कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार के निर्देशन में प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर मिलता है उसे क्या कहा जाता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उद्देश्यपरक निर्देशन, या यादृक्ष निर्देशन, जनगणना या संस्तरित निर्देशन। तो यादृच्छिक जो निर्देशन है इसमें प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर मिलता है और इस पद्धति में निर्देशन का चुनाव मनुष्य के हाथ से निकलवाकर दय योग द्वारा होता है। इस प्रणाली में निर्देशन चुनने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे लॉटरी प्रणाली जो है वह। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, निर्देशन यादृच्छिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं उसको कहा जाता है। ऑप्शन है संस्था, समुदाय, समाज या समिति। तो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं उसको समाज कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह आज का लास्ट प्रश्न भी है। अगस्त काम्टे ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा था। क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक भौतिकी का जो दूसरा नाम है समाजशास्त्र वह किस वर्ष रखा गया था अगस्त काम्टे के द्वारा, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1938, 1857, 1839 या 1837। तो अगस्त काम्टे द्वारा 1938 में सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा गया था। आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।